चलो जल्दी कर लो यार, वो उतना करंट में हो भी नहीं रहा। ठीक, चलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसमें पता आधी चीजें आधा टाइम निकल जाता है। चलो तो आज अपना सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स, उसमें क्या क्या हुआ है इस वीक में। तो इस वीक में जो हुआ है वो है 24 टू, जूम कर देंगे बेटा, वो इमेज थोड़ी और ब्लर हो जाएगी। तो मैं बोलता जाऊंगा, वो आप लिख लेना, ठीक है। ये क्या है, ये वैसी पीडीएफ है जिसमें आपको लिखना नहीं, जो मैं बोलता जाऊंगा वो आपको लिखवा दूंगा मैं। तो 22 टू 24 अगस्त को पीएम मोदी कहाँ विजिट करके आए हैं? साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में समिट थी किसकी? ब्रिक्स की। ब्रिक्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसमें 5 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? ब्राजील है, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2010 में, पहले 2006 में इसको इनिशियली बनाया गया था, तब इसमें केवल 4 मेंबर्स थे, बी आर आई एंड सी, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ठीक है। 2010 में इसमें जोड़ा गया, जो एंट्री होती है वो साउथ अफ्रीका की होती है, जिसके बाद ये क्या बन जाता है? ब्रिक्स। अभी रिसेंटली इसकी जब समिट हुई है, ये हुई है साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में, तो वहां पर इसको एक्सपेंड करने की बात कही गई है। क्या बात कही गई है? इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब इसकी मेंबरशिप को बढ़ा रहे हैं। तो 6 और कंट्रीज हैं जिन्हें इसकी मेंबरशिप दे दी गई है। ठीक है। और इसकी एक बैंक है जो 2014 में इसको ओपन किया गया था, इसे हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे 2014 में बनाया गया था। फोर्टेलिजा समिट के बाद। ठीक है। और इसका काम, इसमें $100 बिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट रखी गई, और इसका काम था कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड कराना, जैसे आईएमएफ कराता है, वर्ल्ड बैंक कराता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कराता है, वैसे इसको भी बनाया गया था ताकि इसको फंडिंग प्रोवाइड कराई जा सके। इसके बाद जो है इसकी भी मेंबरशिप रिसेंटली बढ़ा दी गई है। पहले इसमें केवल 5 ही मेंबर्स हुआ करते थे, अब इसमें इजिप्ट भी जोड़ दिया गया है और यूएई को भी जोड़ लिया गया है। उरुग्वे की बात भी चल रही है, लेकिन अब देखते हैं उरुग्वे को कब जोड़ेंगे। 6 जो नए मेंबर्स आए हैं वो इसमें आया है, अर्जेंटीना आया है, यूथोपिया आया है, ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ये 6 नए मेंबर्स को इसमें शामिल किया गया है। तो आपको यही जो है इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। कौन कौन से नए मेंबर्स बने हैं? अर्जेंटीना, दूसरा इथोपिया, ईरान, इजिप्ट, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया। ये इसके क्या बने हैं? 6 नए मेंबर्स बनाए गए। आपको यही इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। इसमें की जो ब्रिक्स जो है, इसका नेम कब पड़ा था वो मैंने आपको बता दिया, सितंबर 2010 में। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका भी इससे जुड़ गया था। उससे पहले इसका नाम ब्रिक था। 41% ग्लोबल पॉपुलेशन है इन 5 कंट्रीज में, और 24% इनकी ग्लोबल जीडीपी होती है। मतलब अगर पूरे वर्ल्ड की जीडीपी अगर अपन 100 रुपए काउंट करेंगे, तो उसमें से 24% कहाँ से आता है? 24 रुपए कहाँ से आते हैं? ये 5 कंट्रीज से आते हैं। इसके बाद यहाँ की कंबाइंड पॉपुलेशन कितनी है? 3.7 बिलियन। पीएम मोदी जब गए कहाँ? साउथ अफ्रीका, तो वहां के जो प्रेसिडेंट हैं
साइरिल रामापोसा, उनको इन्होंने क्या दिया है, एक सुराही का पेड़। सुराही आप समझते हैं, पानी मटके का बनाया जाता है, हाँ थोड़ा सा लंबा होता है, उसमें पानी भरा जाता है, सुराही बोलते हैं उसे। तो उसका एक पेड़ दिया है सुराही का, जो कहाँ बनी है, तेलंगाना में बनी है। और साथ ही साथ नागालैंड की शॉल, नागालैंड में बनी हुई शॉल दी है रामापोसा की वाइफ को। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की फर्स्ट लेडी है, इसलिए उन्हें क्या दिया गया, नागालैंड की शॉल दिया, एज गिफ्ट दिया गया। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है ये वाले पॉइंट्स? इसमें किसी को कोई डाउट है अभी? कब बना है ब्रिक्स? 2006 में इनिशियल बना था, 2010 में इसकी मेंबरशिप किसको मिल गई, और साउथ अफ्रीका को। तो ये बन क्या गया पूरा कंप्लीटली ब्रिक्स। 2014 में क्या बनाया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। किस समिट के बाद बनाया गया था ये? फोर्टालिज़ा समिट के बाद। ठीक है, तो उसमें आपका क्वेश्चन जो बनता है वो यही बन जाता है कि जो ब्रिक्स बैंक है वो किस समिट के बाद बनाया है, किस समिट का रिजल्ट है, किस कन्वेंशन का रिजल्ट है। तो फोर्टालिज़ा कन्वेंशन का वो रिजल्ट है। रिसेंटली इसकी मेंबरशिप बनी है, तो कितने कंट्रीज को दी गई है? 6 नई कंट्रीज को दी गई है। वो कौन कौन सी हैं? अर्जेंटीना है, इथोपिया, ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ठीक है, और इंडियन पीएम जो विजिट करके आए उन्होंने क्या दिया है इन्हें? सुराही एंड नागालैंड शॉल। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ गए थे एक दिन की विजिट पर? 25 तारीख को, 25 अगस्त को, 25 अगस्त को वो गए वहां से घूमने, कहाँ? ग्रीस। प्रधानमंत्री मोदी जो है इंदिरा गांधी के बाद जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी 1983 में लास्ट इंडिया की ऐसी प्रधानमंत्री थी जो ग्रीस होकर के आई। उसके बाद अभी रिसेंटली कौन गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, 40 साल का ये गैप आ गया है। और वहां पर उन्हें जो है ग्रीस का हाईएस्ट ऑनर दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, ये ऑनर इंडिया के पहली बार किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। कौन सा ऑनर है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, और वहां की प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है? किया केरियाकोस मिट्सोटाकिस। ठीक है, ये इनके नाम ही ऐसे होते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख देता हूं मैं। पीएम है। ये कौन है? क्या हुआ है? जूम करने को बोल रहे हैं यार, जूम कैसे करें? जूम में तो ये पूरा ब्लर हो जाएगा। और ठीक है, ये कौन है? पीएम है, कहाँ के? ग्रीस के। और प्रेसिडेंट कौन है ग्रीस की? कैटरीना एंड साकेलपाउलो। ये वहां की कौन है? प्रेसिडेंट है। तो इनविटेशन दिया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, किसने? वहां के प्राइम मिनिस्टर ने। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां गए, 25 अगस्त की ये विजिट थी। तो आपसे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इंडिया के कितने प्राइम मिनिस्टर अभी तक ग्रीस जा चुके हैं ऑफिशियली? तो वो 2 जा चुके हैं। कौन कौन है? पहली बार इंदिरा गांधी गई थी, कब गई थी? 1983 में। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थी? फर्स्ट पीएम टू विजिट ग्रीस कौन है? इंदिरा गांधी, 1983। क्लियर है? और अभी मोदी जी, उनको ऑनर जो मिला है वो कौन सा मिला है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, इसके बाद जो है पीएम मोदी ने एड्रेस किया है B20 समिट को। B20 समिट क्या है? ये G20 का ही एक ऑफिशियल ग्रुप है जो बिजनेस एंटिटीज के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? बिजनेस एंटिटीज के लिए। 25 से 27 अगस्त की ये समिट थी। कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। और प्राइम मिनिस्टर ने इसे एड्रेस किया है। इसका जो थीम रखा गया है वो रखा गया है RAISE, राइज। ठीक है, ये क्या है इसका थीम? R फॉर रिस्पॉन्सिबल, A फॉर एक्सेलरेटेड,
I फॉर इनोवेशन, S फॉर सस्टेनेबल एंड E फॉर इक्विटेबल। ठीक है, R का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल, मतलब हमें जो ग्रोथ करनी है हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। किसके लिए? सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं, एनवायरमेंट के लिए भी। साथ ही साथ एक्सेलरेटेड, मतलब जो कोरोना की वजह से स्लो डाउन लग गया है इकोनॉमीज में, उसको थोड़ा कैसा करना है, हमें एनहेंस करना है, तो बढ़ाना है तेजी से। इसके बाद इनोवेशन करना पड़ेगा, जो चीजों में हमें टेक्नोलॉजी में क्या करना पड़ेगा? इनोवेशन, ताकि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। क्योंकि अगर हम ऐसी अभी जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं करते रहे तो आगे ज्यादा समय नहीं लगेगा हमारी अर्थ को बर्बाद होने में। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अगर बढ़ना है तो हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें बार बार नए नए इनोवेशन करते रहना पड़ेंगे। सस्टेनेबल का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, ऐसा विकास करना है, ऐसी ग्रोथ करनी है और या फिर ऐसा डेवलपमेंट करना है जिसमें हम आज की जो जनरेशन है वो उसकी नीड्स भी फुलफिल हो, साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी कोई कमी ना पड़े। और ऐसा नहीं कि फ्यूचर जनरेशन मतलब हमारे ही बच्चे, मतलब हमारे बच्चों के बच्चे, उनके भी बच्चे, ऐसे चलता चला जाए। नहीं तो हमारे बच्चों के बारे में हम सोच के ठीक है पैसा जोड़ के निकल लो। दूसरा क्या है? इक्विटेबल। कैसी ग्रोथ होनी चाहिए? इक्विटेबल। अब इक्विटेबल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? समान। इक्विटेबल का मतलब होता है कुछ इस तरह से कि आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं उसका कम से कम उतना बेनिफिट आपको मिले। इसका मतलब होता है इक्विटेबल। वो जो आप समान कह रहे हो वो जाता है इक्वल। इक्वल बेनिफिट्स कभी किसी को नहीं मिल सकते। अब कोई कंट्री या फिर किसी इकोनॉमी में लोग ज्यादा मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वहां की इकोनॉमी ज्यादा जल्दी ग्रो करेगी। ठीक है, जैसे जापान है तो जापान के लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, साउथ कोरिया के लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो वो जल्दी ग्रो करेंगे। कोई ऐसी कंट्री है जहां लोग काम ही नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होगा? फिर आप कहो इक्वल ग्रोथ हो, वो नहीं हो पाएगी ना। तो ग्रोथ कैसी करनी है, डेवलपमेंट कैसा करना है? इक्विटेबल। कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए? इक्विटेबल। जैसे अभी जो सबसे बड़ा इशू बनता है वो अफ्रीकन कंट्रीज का बन जाता है। क्या इशू बनता है उनके लिए? कि वहां पर सिंस द मॉडर्न एज वहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉलोनाइजेशन हुआ और उनको पूरी तरीके से डेवेस्टेटेड छोड़ के गए हैं। जब कॉलोनाइजेशन पीरियड एंड होता है 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वहां उनको कैसा छोड़ के गए? केवल डेवेस्टेटेड। डेवेस्टेटेड मतलब बर्बाद करके छोड़ के गए। आज भी वो कंट्रीज डेवलप करने के लिए परेशान हो रही हैं, है ना। आज भी वहां बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। तो इस वजह से क्या किया जा रहा है कि ऐसी ग्रोथ हो जो इक्विटेबल हो। आप जितने भी रिसोर्सेज, अफ्रीका जो है एक मिनरल रिच रीजन है। कैसा रीजन है? तो जो कंपनीज हैं, जो अदर इकोनॉमीज हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो वहां से मिनरल्स तो निकाल रही हैं, लेकिन उसका बेनिफिट जो है किसको नहीं मिल पा रहा है? अफ्रीकन कंट्रीज को नहीं मिल पा रहा है। तो उनके लिए वो बेनिफिट होने चाहिए। साथ ही एशिया की बात आती है, एशिया में भी कई ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश है। पहले वो डेवलपिंग कंट्री थी, आज क्या बन चुका है? वो एक डेवलप्ड कंट्री। इसके लिए काफी ज्यादा विवाद उठना शुरू हो चुका है कि बांग्लादेश का जो डेवलपिंग स्टेटस है उसको चेंज करके किस में लाया जाए? वो सॉरी, अंडर डेवलप्ड जो इसका स्टेटस था उसको चेंज करके काय में लाया जाएगा? डेवलपिंग में। किस में लाया जाएगा? डेवलपिंग में। वो अपन डिस्कस करेंगे इकोनॉमी जब पढ़ेंगे उसी में कि कैसे ये चेंज करते हैं। जब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे। ठीक है। और B20 जो समिट है ये किसके लिए की गई है? बिजनेस एंटिटीज के लिए। किसके लिए की गई है? बिजनेस एंटिटीज, मतलब बिजनेस के जितने भी लोग होते हैं उसमें सिर्फ बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस के लोग शामिल नहीं होते उसमें। ये अपनी लोकल बॉडीज भी शामिल हो जाती हैं। लोकल बॉडीज मतलब जो भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है, वो सब भी उसमें शामिल की जाती है। ठीक है। और इसने कुछ 54 रिकमेंडेशंस दी हैं। कितनी रिकमेंडेशंस दी हैं? कुल 54 रिकमेंडेशंस दी सर, गई हैं। जी ये बोलिए। B20 और Z20 दोनों अलग अलग है क्या? नहीं नहीं, वो एक ही है बेटा। G20 का ही एक ऑफिशियल ग्रुप है जो बिजनेस के लिए, बिजनेस एंटिटीज के लिए है। बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, कंपनीज जो हैं, वो यहाँ आके मिलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सर इनडायरेक्टली B20 और Z20 दोनों सेम ही है? सेम नहीं है, G20 के अंडर में है B20। ओके ओके। 54 रिकमेंडेशन यहाँ दी गई हैं। इसको ऑर्गेनाइज करने का जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? यहाँ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को। किसको सौंपी गई थी? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री की एक पूरी हमने क्या बना रखी है? बॉडी। जैसे आपने एसोचेम का नाम सुना होगा, फिक्की का नाम सुना होगा। फिक्की का तो सुना है? फिक्की नहीं सुना है आप लोगों ने? चलो कोई बात नहीं। फिक्की, एसोचेम, ऐसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? बिजनेस ग्रुप्स की।
ठीक है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सिर्फ बड़े नहीं, मीडियम स्मॉल सभी मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इनको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। ठीक है, 1895 में बनाई गई थी, आजादी के पहले। ठीक है, इनका काम ये था जितने भी और बिजनेस हाउसेज इंडिया में काम कर रहे हैं, भले ही वो बड़े हो छोटे हो, सबको साथ लेकर के चलना है और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें हर बिजनेसमैन या हर एंटरप्रेन्योर ग्रो कर पाए, जिससे कि ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इसी को क्या सौंपा गया था कि आपको B20 को ऑर्गेनाइज करना है। B20 इसके चेयरमैन कौन बने? चेयरमैन बने थे, चेयरमैन ऑफ B20 ये है N चंद्रशेखरन। N चंद्रशेखरन। ठीक है, ये कौन है इसके B20 के जो चेयरपर्सन बने, उन्हें कौन बने थे वो? N चंद्रशेखरन, जो टाटा एंड सन्स के क्या है अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका B20 क्लियर हो गया। किसका सब ग्रुप है ये? G20 का एक सब ग्रुप है। किसके लिए? ये बिजनेस एंटिटीज के लिए। क्या काम करता है? जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, साथ ही साथ जो ऐसे NGOs काम कर रहे हैं, जो किसके लिए काम करते हैं? वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इन सभी की क्या है, एक मीटिंग होती है, सबमिट करवाते हैं और उसमें पूछते हैं कि आपको क्या रिकमेंड, मतलब क्या नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, अभी के जो बिजनेस एंटिटीज हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे वो ग्रोथ कर सकती हैं, कैसे और अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद जो है न्यूजीलैंड और इंडिया ने एक MOU साइन किया है, जिसे हम कहते हैं ओपन स्काई पॉलिसी। क्या साइन किया इन्होंने? ओपन स्काई पॉलिसी। आपको सिर्फ यही याद रखना है, ये ओपन स्काई पॉलिसी किसने साइन की है रिसेंटली? तो वो न्यूजीलैंड और इंडिया ने की है। इंडिया ने बोला है कि आप हमारे कुल 6 एयरपोर्ट जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं, उन पे आप अनरिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जो अनरिस्ट्रिक्टेड हैं, जैसे नॉर्मल फ्लाइट्स का आना, कार्गो लैंडिंग वगैरह, ये सारी जो सर्विसेज होती हैं, इनको बोला जाता है अनरिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। तो इनको जो डेजिग्नेटेड एयरलाइंस होती हैं, डेजिग्नेटेड एयरलाइंस कौन सी होती हैं? जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होती हैं। जैसे इंडिया की कौन सी है? एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, विस्तारा, इंडिगो, ये इंडिया की एयरलाइंस है, ये इंडिया की डेजिग्नेटेड एयरलाइंस है। तो ये क्या करती है, वहां रजिस्टर्ड होती है। तो इनको बोला गया कि आप अनरिस्ट्रिक्टेडली, बिना किसी परमिशन के भी आप वहां लैंडिंग कर सकते हैं और क्या काम कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं एज फॉर सिविल एविएशन, वो आप वहां परफॉर्म कर सकते हैं। इन पे कोई रोक टोक नहीं लगेगी। अदरवाइज क्या होता है, जैसे इंडिया की कोई फ्लाइट पाकिस्तान होते हुए जाना चाहती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पाकिस्तान के एयर स्पेस की परमिशन लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? परमिशन। जैसे इंडिया से कोई फ्लाइट जानी है, वो जानी है मान लो दुबई, तो बीच में क्या पड़ेगा भाई, या तो हमें अपना रूट चेंज करना पड़ेगा, ओशन पे से होके जाना पड़ेगा। अगर हमें लैंड पे से होते हुए जाना है तो हमें पाकिस्तान बीच में पड़ेगा, तो पाकिस्तान के एयर स्पेस की हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे ये परमिशन जो होती है ओपन स्काई, जब परमिशन मिल जाती है, ओपन स्काई MOU या एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको ऐसी परमिशन की जरूरत नहीं है, आप अनरिस्ट्रिक्टेडली वहां जा सकते हैं, लेकिन फॉर सिविल पर्पसेस ओनली। ऐसा नहीं कि अपने अपन राफेल भेज दें या जेट्स भेज दें सुखोई कि जाओ लड़ने चले जाओ, वो नहीं हो सकता। सिविल एविएशन में ये काम करती हैं। तो सिविल पर्पस मतलब पैसेंजर्स का आना जाना या फिर कार्गो का भेजा जाना, वो सिविल पर्पस हो। हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से, लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नॉट एन वेपन, उसके लिए अलग से एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, तो सिविल जो भी काम होंगे वो सारे, हाँ दोनों, हाँ न्यूजीलैंड भी जा सकती है। तो इंडिया में कितने एयरपोर्ट्स को परमिशन दी गई है? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है? IGI। फिर मुंबई में सांता क्रूज,
तो जो अपने एयरपोर्ट थे वो कौन कौन से थे? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, फिर चेन्नई में है, विजिबल है? नहीं होगा। अब ठीक है, चेन्नई, हैदराबाद एंड बेंगलोर। तो ये 6 एयरपोर्ट्स पे इंडिया में क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड वे में आप ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बातें? ठीक। इसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड में 3 एयरपोर्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है ऑकलैंड का एयरपोर्ट, फिर वेलिंगटन एंड देन क्राइस्ट चर्च। ठीक है, क्राइस्ट चर्च पे भी ये 3 एयरपोर्ट जो है वहां के इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्लियर है? इसमें आपको सिर्फ जो क्वेश्चन बनेगा वो एक ये बन सकता है कि रिसेंटली किसके साथ एमओयू साइन हुआ है, किसके लिए? ओपन स्काई पॉलिसी का। खत्म। इसके बाद जो है कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन रिसेंटली साइन हुई है। पहले इसके 15 मेंबर्स थे, अभी रिसेंटली इसके 48 मेंबर्स ने से साइन कर दिया गया है। ये क्या है? जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि यूरोप ने या फिर हम बोले कि वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया है, अफ्रीका को पूरी तरीके से डेवेस्टेट किया था। कॉलोनाइजेशन के टाइम पे उन्हें क्या किया था पूरी तरीके से? कॉलोनाइजेशन के टाइम पे क्या किया था उन्हें? पूरी तरीके से डेवेस्टेट किया था, जिसकी वजह से इम्पैक्ट उसका आज भी है। और आज क्या हो रहा है, अब जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हल्का सा क्लाइमेट चेंज जो कोई होता है पूरी अर्थ पर, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो कहाँ मिल जाएगा? अफ्रीका में। लोगों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा आपको? अफ्रीका में। जरा सा भी कोई माइन्यूट चेंज होता है ना, तो वहां इतना हार्श क्लाइमेट बन जाता है जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। माइग्रेट तो पता होगा, एक शहर से दूसरे शहर जाना, देश छोड़ देने लगते हैं, तो ये सब करने लगते हैं। इस वजह से ही ये डिक्लेरेशन साइन की गई है कि हमें अब कुछ ऐसे काम करने होंगे जिसका फायदा क्या हो, हमें इस तरह से मिले कि क्लाइमेट चेंज से हम लड़ पाए और साथ ही साथ ये जो माइग्रेशन हो रहा है इसे भी प्रिवेंट कर पाए। क्योंकि माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, जैसी चीज लोग माइग्रेट कर जाते हैं तो माइग्रेशन में एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब माइग्रेशन होता है, ये मान लो ये एरिया है ए और ये बी, ठीक है, यहां से जब लोग माइग्रेट करते हैं तो पूरी फैमिली कई बार माइग्रेट नहीं करती है। माइग्रेट कौन करते हैं ज्यादातर? मेल्स। कौन करते हैं? मेल्स। किसके लिए? ऑब्वियस सी बात है, वर्क के लिए, है ना, अर्निंग्स के लिए। और जो ए है, जो ए जगह है, हमारा ए रीजन है, वहां क्या रह जाते हैं, ऐसे लोग रह जाते हैं जो डिपेंडेंट ज्यादा है, वर्किंग कम है। जैसे आज इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है ना, जापान की डिपेंडिंग पॉपुलेशन कैसी हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ऐसे यहाँ जो ए रीजन है उसमें क्या होगा, डिपेंडिंग पॉपुलेशन जो डिपेंड करेगी वो काम नहीं कर सकती, छोटे बच्चे और बहुत ज्यादा बूढ़े लोग, और साथ ही साथ विमेन। ठीक है, विमेन वहां पर पीछे रह गई हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि औरतें पीछे रह जाती हैं, वो मत सोच लेना। वहां पर क्या है, इतना एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं कर पाया ना, इस वजह से। तो मैनुअल जो लेबर है वही लोग, बेचारे लोग वो कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, माइग्रेट कर जाते हैं और जो रीजन ए है, अपन एग्जाम्पल लेके चले, वो और भी पीछे हो जाता है। जैसे आज अपन इंडिया का एग्जाम्पल ले लें, तो इंडिया में क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, आज जैसे आईआईटी में चले गए, अब आईआईटी से इंजीनियरिंग कर ली, फिर वहीं से एमटेक कर लिया और आईआईएम से एमबीए की डिग्री ले ली उसके बाद, और कहाँ चले गए, किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले गए या अमेरिका चले गए। तो स्लोगन क्या बनता है, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा यूरोप और अमेरिका, है ना। कैसे होता है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं जिनके पास बहुत दिमाग था, यार हमने उन्हें पढ़ाया, आईआईटी में सीट्स किसकी गई, हमारी गई, रिसोर्सेज किसके थे, हमारे थे। लोग कहते हैं हमने फीस दे दी, फीस दे दी, लेकिन वो रिसोर्स जो थे वो किसके थे, सोसाइटी के थे, इंडियन सोसाइटी के थे। अगर आप नहीं जाते, कोई और बच्चा वहां होता, वो पढ़ता, हो सकता है वो इंडिया में ही रुकता, तो इंडिया का डेवलपमेंट होता। इंडिया में ऐसी कोई कंपनी डेवलप करती जो वर्ल्ड पे रूल करती, जैसे आज गूगल फेसबुक करती हैं, ठीक है।
तो उसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट में कमी आ जाती है, जो ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो कम हो जाता है। इसीलिए माइग्रेशन को हमें रोकना चाहिए। यही अफ्रीका में जब बात हो रही है तो उसमें यही कहा जा रहा है कि कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन में जो बात कही उसमें क्या कहा है कि हमें वो माइग्रेशन को कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, साथ ही साथ एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल करना है। इसको साइन किया गया था 15 कंट्रीज के द्वारा लास्ट ईयर 2022 में। रिसेंटली इसको 48 कंट्रीज ने और साइन कर दिया है, इंडिया भी उसमें शामिल हो चुका है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। किसने ऑर्गेनाइज की थी ये डिक्लेरेशन? केन्या और युगांडा ने। ठीक है। और किसके साथ मिलके? IOM और UNFCCC, UNF यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। ठीक है। क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो डेवलप नहीं कर पाई हैं, सबसे पहली बात। जैसे हम जो है, हमने क्या किया, अपने आप को डेवलप कर लिया है, और हमारे पास एक डेजर्ट नहीं है इतना बड़ा जो यूरोप अफ्रीका में है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन और बढ़ता चलता जा रहा है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, डेजर्ट की वजह से वहाँ ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो रह नहीं पाती है, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो नहीं मिल पाती हैं। ठीक है। अब बेसिक एमिनिटीज नहीं, जैसे आज हमारे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसे मिटिगेट कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज हुआ तो हमारे यहाँ सॉल्यूशन क्या बनता है, पॉल्यूशन बढ़ा तो दिल्ली में हमने क्या लगा दिए, अपने एयर फिल्टर्स लगाना शुरू कर दिए। ये किस वजह से हो पाया? क्योंकि हम डेवलप कर पाए, इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे पास, तो हम एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं। अफ्रीका में ये चीजें नहीं है, तो वहां क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है इस वजह से। हल्का सा क्लाइमेट चेंज उनके लिए बहुत डेवेस्टेटिंग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इक्वेटर की वजह से पास से इक्वेटर जो है वहीं से निकलती है, तो इस वजह से सन जो है, अगर अपन जियोग्राफिकली उसका इम्पैक्ट देखें तो गर्मी और ज्यादा वहां बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहां का जो कंडीशंस हैं, ड्रॉट कंडीशंस और ज्यादा बन जाती हैं। इसमें केवल एक फैक्टर काम नहीं करता है, इसमें जियोग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। वहाँ बारिश, कई जगहों पे इतनी बारिश होती है कि वहाँ हमेशा बाढ़ में रहते हैं, कई जगहों पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है। तो ये ज्योग्राफी जो है वहाँ का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाती है। सपोर्ट ऐसे कर रही है कि वो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ में ला रही हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अपने आप को सिक्योर करना है, आपको अपने आप को डेवलप करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? पैसा कमाना पड़ता है भाई। आपको देखो, आपको अपना शरीर अच्छा करना है, मतलब जिम जाना है, वर्कआउट करना है, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्योंकि सिर्फ वजन उठाने से तो आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी, आपको साथ ही साथ प्रोटीन लेना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। आपको अगर कपड़े अच्छे पहनने हैं उसके लिए पैसा चाहिए। हर एक चीज जो करनी है उसके लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब तक नहीं आएगी तब तक आप किसी भी काम के लिए, अब एक बात सोचो, जिस कंट्री के लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो क्या करें कि नहीं, अपन इन्वायरमेंट में काम कर लेते हैं, इन्वायरमेंट में पैसा लगा लेते हैं, एक नया एयर फिल्टर डेवलप कर लेते हैं। मतलब भाई खाने को तो दे दे पहले, जब खाने को ही कुछ नहीं होगा, एयर फिल्टर लगा के क्या कर लेगा? जैसी हवा मिल रही है वैसी में खुश हैं अभी तो हम। पहले खाने को दो, जो बेसिक एमिनिटीज है वो पूरी कर दो। इस तरह से मदद करना है। दूसरी बात, ऐसे काम करना है कि अपनी कंट्रीज में ही हम क्या करें, ग्लोबल वार्मिंग को या फिर टेम्परेचर को बढ़ने से या फिर क्लाइमेट चेंज को होने से कम कर सकें, उसका इम्पैक्ट कम कर सकें। इसकी बात, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ग्लोबली पड़ेगा। तो ये वो बोल रहे हैं। ठीक है। एक ग्रीन वॉल भी बनाई जा रही है बड़ी, जैसे चाइना की ग्रेट वॉल है, वैसे एक ग्रीन वॉल बनाई जा रही है, उसमें कई पेड़ लगाए जा रहे हैं काफी सारे। तो वो ग्रीन वॉल भी अपन नेक्स्ट क्लास में जब देखेंगे उसे। ठीक है। तो ये वाला क्लियर हो गया आप लोगों को? कहाँ हुई है ये? युगांडा और केन्या ने ऑर्गेनाइज की है। किसके साथ मिलकर के? IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, प्लस UNFCCC ने मिलकर के। और इसका मेन एम क्या है? एनवायरमेंटल चेंजेस को एड्रेस करना, साथ ही साथ माइग्रेशन को प्रिवेंट करना, कि माइग्रेशन ना हो। क्लियर है? तो ये चेंज कर दो। अच्छा, इसके नोट्स जो है, वैसे ये जब आपके PC या मोबाइल पे खुलेगा तो ये बिल्कुल सही खुलेगा, फिर आपको ब्लर नहीं होगा। साइंस एंड टेक खोल दो। साइंस एंड टेक में जो है, इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली एक रेस्क्यू किट तैयार की है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया है? सार्क, नॉट शार्क, सार्क। ठीक है।
इसको नाम क्या दिया गया है, सर्च एंड रेस्क्यू किट, सार्क। ये क्या एक रेस्क्यू किट है, जैसे कोई पानी में डूब रहा होता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेस्क्यू किट डालनी पड़ती है, डायरेक्ट बचाने नहीं जाते हैं। जैसे जब शिप जो होते हैं बड़े बड़े, जब वो कोलैप्स करते हैं, इन बिटवीन क्या होता है, शिप्स जब जाते हैं किस पे, सेलिंग पर, तो समुद्र जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, उसमें क्या होती है, वेव्स जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, जो शिप्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उनमें जो भी रेस्क्यू करने के लिए जो भी हम भेजते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, एक नई किट तैयार की है। किसने तैयार की है, डीआरडीओ के एक विंग ने तैयार की है। तो उन्होंने जो किट तैयार की है उसको नाम क्या दिया है, सार्क। बस इतना ही है। क्वेश्चन जो बनेगा वो सिंपल बनेगा कि सार्क क्या है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि सार्क किसने बनाई है, क्या बनाई है। अगर जो क्वेश्चन बनते हैं इन चीजों पर, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन बन सकता है छोटे से छोटा वो ये है कि सार्क क्या है। तो सिर्फ क्या है, एक सर्च एंड रेस्क्यू किट है। इसका फुल फॉर्म भी है, किसके लिए है, ये किसको दिया गया है, इंडियन नेवी को दिया गया है, और किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ। क्लियर। इसके बाद आज की जो खबर है वो ये है, इस पे है। अरे यार तो आज आप लोगों को पता है आदित्य L1 लॉन्च होने जा रहा है। कितने बज गए, 11:30 हो रहे हैं, 12 मिनट रह गए। 12 मिनट बाद क्या लॉन्च होने जा रहा है, आदित्य L1। क्या है ये, आदित्य L1 जो है वो इसरो का एक मिशन है जो किसको स्टडी करने जा रहा है, सन के कोरोनल एटमॉस्फेयर को, सन को नहीं, सन के कोरोनल एटमॉस्फेयर को। कोरोनल एटमॉस्फेयर क्या है, देखो सन की कई सारी लेयर्स हैं, तो उसमें से जो उसकी आउटर लेयर है ना, अंदर जो है वो फोटोस्फीयर है। फिर ये जो आउटर लेयर है ना, इसे कहते हैं हम कोरोना। क्या कहते हैं इसे, कोरोना। तो इस पे से क्या होती है, कई सारी इवेंट्स चल रहे होते हैं, मतलब कई सारी प्रोसेसेस में चल रही होती हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंटली आई है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हुई मैग्नेटिक प्लाज्मा, जो क्या करती है, इतनी पावरफुल हो जाती है कई बार कि वो हमारी जो सैटेलाइट्स हैं स्पेस में उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस वजह से क्या हो रहा है कि हम स्टडी करने के लिए क्या भेज रहे हैं अपना आदित्य L1, जो कि एक हमारा लॉन्च वो सैटेलाइट है जो किसको स्टडी करेगा, सन के कोरोनल एटमॉस्फेयर को। वहां वो पता लगाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, जो प्लाज्मा है वो किस लेवल की है, ये सारी चीजें ये बताएगा। प्लाज्मा क्या होती है, एक चौथी स्टेट है किसकी, मैटर की, जो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर रहती है। मैग्नेटिक फील्ड कई बार क्या जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लेयर्स। क्या जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लेयर्स, मतलब स्ट्रोम्स होते हैं हवाओं के, बहुत तेज स्ट्रोम्स चल रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट अर्थ तक आता है, ठीक है। उसका इम्पैक्ट जब वो बहुत तेज चलते हैं तो उसका इम्पैक्ट अर्थ तक आता है, तो हमें कई सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी सैटेलाइट और कम्युनिकेशन में आ जाती है। इस वजह से हम उसे क्या कर रहे हैं, स्टडी करने के लिए भेज रहे हैं कि इसका अगर बेनिफिट हो सकता है तो हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसके लिए जो हमने मिशन बनाया है उसका नाम क्या दिया है, आदित्य L1। अब L1 क्या है, इसमें L1 है लैग्रेंज 1। क्या है ये, लैग्रेंज 1। लैग्रेंज 1 जो है वो एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है इन एम्प्टी स्पेस। कैसे स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में। एम्प्टी स्पेस का मतलब ये है इसमें कुछ कुछ भी नहीं है, जिसके कारण फायदा इसका ये है, इस पॉइंट पर अगर हम अपनी सैटेलाइट रोकते हैं तो उसका फायदा ये मिलता है कि जब एक्लिप्स पड़ते हैं, ग्रहण पड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि सन कई बार विजिबल नहीं हो पाता है। लेकिन ये 3 पॉइंट बताए गए थे, L1, L2 एंड L3। इसमें से हम अपनी सैटेलाइट कहाँ भेज रहे हैं, L1 के पास, क्योंकि ये नियरेस्ट है, इसका डिस्टेंस है 1.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, इतना डिस्टेंस है। इस वजह से हम L1 पर भेज रहे हैं। L1 पर जाने से फायदा ये होगा कि वहां की जो सन वो कोरोनल एनवायरनमेंट है उसका पता लगाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ के इक्लिप्स पड़ रहा है या नहीं है। तो विदाउट इंटरफियरेंस ये 365 डेज सन के लिए विजिबल रहेगा, और हमें क्या मिलती रहेगी, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि वहाँ की एक्टिविटीज जो है वो कैसी चल रही हैं, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, जिससे हम वेदर फोरकास्टिंग में हमें मदद मिलेगी। साथ ही साथ
ये जो मैग्नेटिक फ्लेयर्स आते हैं इसकी वजह से हम अपनी सैटेलाइट्स को कैसे बचाएंगे, क्योंकि वो खत्म नहीं कर सकते हम, सन से निकल रहे हैं उसे हम खत्म नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बस, जिससे हम अपनी सैटेलाइट्स की पोजीशन को चेंज कर पाएंगे और कम्युनिकेशन के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको पहले से ही हमें पता चलता रहेगा। क्लियर है? लैग्रेंज समझ में आ गया? किसने दिया था ये? एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, जोसेफ लुई लैग्रेंज। इन्हीं के नाम पर इसका नाम लैग्रेंज, इन्हीं के नाम पर इसका क्या हुआ है, हमने नाम रखा है लैग्रेंज पॉइंट। क्या नाम है इनका? जोसेफ लुई लैग्रेंज। इन्हीं के नाम पर इन पॉइंट को क्या बोला जाता है? इन्होंने ही पता लगाया था कि ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर एक्लिप्स का इफेक्ट नहीं पड़ता, सन उन पॉइंट से हर वक्त विजिबल रहता है। क्लियर है? तो इसका बजट जो है वो कितना आया है? इसका जो बजट है वो अराउंड 400 करोड़ बोला गया है, लेकिन अभी रिसेंटली पता चला है कि भाई 5.5 मिलियन डॉलर्स है, तो वो बनता है करीब 440 करोड़ का। कितने करोड़ का? अराउंड 440 करोड़ इसका बजट है। इसका जो लॉन्च व्हीकल है वो कौन सा है? लॉन्च व्हीकल वो है PSLV XL। PSLV XL पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL इसका क्या है? लॉन्च व्हीकल है जिससे इसे लॉन्च किया जाएगा। कहां से लॉन्च किया जाएगा इसे? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। कहां पर है वो? आंध्र प्रदेश। क्लियर है? हाँ, सारे स्पेस जो स्पेस सेंटर है ना वो हमारा लॉन्चिंग जो पैड है वो वहीं पर है, तो वहीं से लॉन्च किया जाता है। अभी वैसे वहां बना रहे हैं। हाँ, बजट अराउंड 600 करोड़, 600 650 करोड़ अराउंड था, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, अराउंड के आसपास। कई लोग होते हैं पूछते हैं कि 600 करोड़ हमने चांद पे जाने में लगा दिए, है ना, और 1000 करोड़ में हम यहाँ से एक शहर की रोड डालते हैं। बोलते हैं थोड़ा सा पैसा और लगा दो भाई, चांद पे ही पहुंचा दो, है ना, वहीं तक की रोड डाल लो। क्योंकि अभी आप रिसेंटली देखोगे तो क्या हुआ था, जब ये बन रहा चांद पे जाने की बात कही थी ना, जब जिस दिन लॉन्च था उसका, लैंडिंग थी सॉरी, 23 तारीख को, उस दिन कई बार डिस्कशन यही चल रहा था, चांद पे जाके करेंगे क्या अब हम? चांद पे जाके कोई कह रहा है अरे वो सुशांत सिंह राजपूत ने वहां जमीन खरीद ली है, कोई कह रहा है शाहरुख खान ने लैंड ले ली है, तो प्लॉटिंग कौन कर रहा है वहां पे? पैसा किसको देना है वहां का? इसके बाद ऐसा ही एक मिशन जो है वो किसका था? नासा का। किसका मिशन मिशन था? नासा का। 2018 में उन्होंने लॉन्च किया था, उसे नाम दिया गया पार्कर। तो अब आप लोगों के जो क्वेश्चन बनते हैं आदित्य L1 से, जनरली देखो आदित्य L1 पे क्वेश्चन नहीं आएगा। कारण कारण क्या है? क्योंकि वो सभी ने पढ़ रखा होगा। जो एग्जामिनर होते हैं ना वो बेवकूफ नहीं होते हैं, वो जानते हैं आदित्य L1 आज लॉन्च डेट है, आप हर एक चीज पढ़ के जाओगे आदित्य L1 की, वो बोलेंगे इस पे क्वेश्चन ही नहीं पूछना, क्वेश्चन पूछेंगे पार्कर पे। बोलते ये बता दो ये क्या है, बोलते ये क्या, ये भी किसका मिशन था? ये नासा का मिशन था। ये भी कैसा मिशन है? सोलर मिशन भी। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। ये एक्सपीरियंस कब मिलता है? एग्जाम जब आप मल्टीपल टाइम दे लेते हैं। जब मैंने मल्टीपल टाइम एग्जाम दे लिए तब मुझे पता चल गया कि करंट अफेयर्स वो नहीं होते जो करंट में चल रहे होते हैं, वो तो हार्डली कोई पूछा जाए तो पूछ लिए थे, नहीं तो उससे लिंक करके पूछा जाता है। अब जैसे आपको आदित्य L1 पूरा पढ़ के जाओगे आप पार कर छोड़ दोगे, तो उससे मतलब ही नहीं होता, 2018 का है ना, और पूछा वही जाएगा, फिर आप कहोगे क्या कि करंट अफेयर्स फंसते ही नहीं है। क्या? हाँ, पार कर भी एक सैटेलाइट, एक मिशन है, मिशन। सैटेलाइट्स को ही मिशन बोला जाता है, सैटेलाइट्स के नाम पर ही मिशन रखा जाता है। तो पार्कर मिशन जो है
वो नासा ने लॉन्च किया किसके लिए? सोलर कोरोनल एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। किसके लिए? सोलर कोरोनल। सोलर मिशन जरूर है, लेकिन स्टडी किसको करना है हमें? कोरोनल एटमॉस्फेयर को, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद हाँ ये लेग रेंज में छोड़ी जा रही है ना बेटा, वहां पर नहीं दिक्कत देंगी। हाँ, इसीलिए इनको लेग रेंज में भेजा जा रहा है। लेग रेंज जो है वो इसीलिए तो बोलते हैं कि कौन सा? हाँ, सभी L1 में ही छोड़े जाते हैं, क्योंकि L2 के लिए डिस्टेंस बहुत है, तो जितने भी छोड़े जाते हैं वो L1 के लिए ही छोड़े जाते हैं। फिर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया भारत एनकैप। क्या लॉन्च किया है? भारत एनकैप। क्या है ये एनकैप, पता है किसी को? एनकैप नहीं सुना है आप लोगों ने किसी ने भी? गाड़ियां सभी के पास होंगी ना, कार्स तो जनरली। भाई आपकी गाड़ी एनकैप पे टेस्टेड है या नहीं है? ग्लोबल एनकैप एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट। क्या नाम है? ग्लोबल एनकैप। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। एनकैप का फुल फॉर्म होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है? ग्लोबल एनकैप जो है वो गाड़ियां मंगवाता है और अपने यहाँ टेस्ट करता है और फिर उनको स्टार रेटिंग देता है सेफ्टी बेसिस पर। ठीक है, तो ऐसा ही जो है वर्ल्ड में चलता है। हमारे यहाँ से क्या टाटा की गाड़ियां जाती हैं, महिंद्रा की गाड़ियां जाती हैं, मारुति की गाड़ियां तो वो बहुत ही कम भेजी जाती हैं। मेनली गाड़ियां किसकी जाती हैं? टाटा और महिंद्रा की। तो ऐसा ही इंडिया में जो है एक नया प्रोग्राम इन्होंने नितिन गडकरी साहब ने शुरू करवाया है। किसके साथ मिलके? मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी NHAI के साथ मिलके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिल करके ये क्या शुरू करवाया इन्होंने? भारत एनकैप। इसमें क्या करेंगे? हम हमारी गाड़ियों को इंडिया में ही टेस्ट करेंगे और उन्हें रेटिंग्स दी जाएंगी। इसका फायदा क्या मिलेगा? बाहर भेजी जाती थी। दूसरी बात कि अगर हमारे इंडिया में ही एनकैप है तो हमें ये जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो और ज्यादा अच्छी तरह इंप्रूवमेंट करने की बात करेंगे, क्योंकि अभी तक जरूरी नहीं था कि आप ग्लोबल में गाड़ी भेजो, कंपलसरी नहीं है। जो अपनी गाड़ियों का प्रमोशन करना चाहते हैं वो कंपनीज भेजती थी। जैसे टाटा ने अपनी गाड़ी भेजी थी नेक्सॉन, 5 स्टार रेटिंग की गाड़ी है, आप ले लो और इस गाड़ी को कुदा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ऐसे ही XUV 700 को भेजा गया, स्कॉर्पियो को नहीं भेजा गया। स्कॉर्पियो N को भेजा गया, स्कॉर्पियो S11 को नहीं भेजा गया। S11 को ग्लोबल एनकैप ने खुद मंगवा लिया, फिर उन्होंने खुद ने गाड़ी खरीदी और फिर उसे टेस्ट कर लिया और उसे बोल दिया 0 स्टार रेटिंग, और थी भी वाकई। वो तो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार लेके चलते हैं। उसकी कुछ गाड़ियां होती हैं। अब गाड़ियां क्या होता है, डिपेंड करता है आप किस कंट्री में रह रहे हो। जैसे अमेरिका में 5 एयरबैग्स कंपलसरी है, हमारे यहाँ 2 थे, पहले एक ही होता था ड्राइवर वाला, फिर कर दिया गया कि ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों कंपल। आप बोल दिया कि मिनिमम 4 एयरबैग्स रखने पड़ेंगे, इससे गाड़ी की कीमत बढ़ जाती है। मैंने आपको अपनी क्लास में इकोनॉमी की बताया, इंडिया का कस्टमर कैसा है? सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ कस्टमर है। उसे क्या चाहिए? बेस्ट चीज चाहिए, कम पैसों में और डिस्काउंट के साथ। अब गाड़ी चाहिए हमें हाई माइलेज, ठीक है, दिखने में सुंदर होनी चाहिए, गाड़ी बेहतरीन दिखे, लोग देखते रह जाए गाड़ी को। इंटीरियर बहुत अच्छा होना चाहिए कि मैं बैठूं तो मुझे मर्सिडीज वाली फील आ जाए, ठीक है। माइलेज होना चाहिए टॉप क्लास, कितने का? 20 से 25 का। और सेफ्टी होनी चाहिए कैसी? 5 स्टार रेटिंग की। और पैसा मैं दूंगा कम, है ना। तो फिर उन्हें मिलती मारुति सुजुकी स्विफ्ट। तो भाई देखो, दिखने में अच्छी लग रही है, आप अंदर बैठोगे, इंटीरियर भी अच्छा है, एक चीज से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो है सेफ्टी। तो इस वजह से क्या हम कर रहे हैं, अपना खुद का एनकैप बना रहे हैं, जिससे कंपलसरीली कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, अपनी गाड़ियों को टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा, सेफ्टी बढ़ेगी। गवर्नमेंट खुद ही ऐसा कर रही है तो फिर तो वो तो कंपलसरी उसको कर ही देगी। ठीक है, ये कौन सेट करवा रहा है? गवर्नमेंट ही सेट करवा रही है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि नितिन गडकरी जी ने क्या लॉन्च किया है? फर्स्ट BS6 स्टेज 2 फ्लेक्स फ्यूल इंजन व्हीकल। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का मतलब क्या होता है? ऐसा व्हीकल जो फ्लेक्सिबल फ्यूल पे चल पाता है। कैसे फ्यूल पे चल पाता है? जैसे हमारी गाड़ी है वो किस पे चल पा रही है नॉर्मली? पेट्रोल या डीजल।
लेकिन अब जो आपने सुना होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग का नाम, अगर आप लोग थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स पहले पढ़ा है तो उसमें सुना होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग करवाना जा रहे हैं। कितना बोला है? 20% करनी है। कितनी करनी है? 20%। कब तक? 2025 टू 26 तक। कितनी करनी है? 20%। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग 2025 टू 26 ये कंप्लीट कर देनी है। इससे क्या होगा? इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या होगा? हाँ, पेट्रोल बचेगा, दाम सस्ता होगा, और क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा। मेन उसके दाम की चिंता नहीं है, मेन चिंता है किसकी? पॉल्यूशन की। इथेनॉल जो है वो कैसा फ्यूल बनेगा हमारे लिए? क्लीन फ्यूल का काम करेगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में, वो नई गाड़ियां जो अभी जो इंजन बनते आए हैं वो कैसे काम करते थे? केवल और केवल पेट्रोल पे या फिर डीजल पे एक्सक्लूसिवली। अब आप देखेंगे हाइब्रिड गाड़ियां बनी जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे काम कर रही थी। अब जो गाड़ियां आने वाली हैं 2025-26 से, वो ऐसे इंजन होंगे उनमें जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की पेट्रोल को यूज करेंगे। अभी अगर आप नॉर्मल किसी गाड़ी के इंजन में इथेनॉल ब्लेंडिंग वाली पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी का इंजन ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि बनाया नहीं जाता उस तरीके से। क्योंकि जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल जो है वो हाई पावर्ड होती है। कैसी होती है? हाई पावर, ज्यादा पावर जनरेट करेगी वो। आप किसी गाड़ी में एल्कोहल डालते हैं, जैसे रशिया में जो गाड़ियां चलती हैं वहां अपनी वो गाड़ी में एल्कोहल डाल के रखना पड़ता है, जिससे क्या हो जाता है? पेट्रोल का, गैसोलीन का फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसको और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए पड़ेगा जमने के लिए। अदरवाइज पेट्रोल क्या होगा? जम जाएगा तो गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। ऐसे ही हमारे यहाँ जो है, अब जो है गाड़ियां, हमारे यहाँ पेट्रोल जमने की बात तो नहीं है, लेकिन हमें कैसा करना है? पॉल्यूशन कंट्रोल करना है। हमारे यहाँ गाड़ियों में कार्बन, अनबर्न कार्बन ज्यादा रह जाता था, जिसकी वजह से पॉल्यूशन ज्यादा होता था। तो उसी के लिए हम क्या मिलाने जा रहे हैं? इथेनॉल। इथेनॉल कहाँ से आता है? मेज से, राइस से और शुगर केन से। शुगर केन का जो गन्ना का जूस निकाल लेते हैं, उसके बाद जो मटेरियल बचता है उसे बोलते हैं मोलेसिस, और उससे क्या निकाला जाता है? उसको फर्मेंट करके क्या निकाला जाता है? इथेनॉल। ठीक है, उसी को फर्मेंट करके एल्कोहल भी बनाई जाती है, लिकर। तो उन्होंने गाड़ी कौन सी लॉन्च की है? टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। कौन सी गाड़ी थी? एक टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। ये एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है अभी कॉन्सेप्ट पे है, धीरे धीरे इसको जनरेट करेंगे, मतलब देखने के लिए कि ये गाड़ी जो है इस तरह की दिखेगी, इसके स्पेसिफिकेशंस ऐसे होंगे। स्पेसिफिकेशन मतलब इंजन इतना बड़ा होगा, इतनी पावर जनरेट करेगा, ये सारी चीजें होती है कॉन्सेप्ट गाड़ियों में। उसके बाद गाड़ी कैसी आएगी? रियल गाड़ी जो होगी वो इसी बेसिस पे लॉन्च की जाएगी, बनाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट। दिस इज इंडिया फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल। कैसा व्हीकल है? इंडिया का पहला फ्लेक्स फ्यूल इलेक्ट्रिफाइड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलेगी और काय पे चलेगी? फ्लेक्स फ्यूल पे। फ्यूल नहीं, फ्लेक्स फ्यूल। ठीक है। BS6 जो है नॉर्म्स किसने दिए हैं, ये पता है आप लोगों को? ये आपका एनवायरनमेंट का क्वेश्चन यहां से बनेगा, इसी बात को लेकर के कि BS6 नॉर्म्स किसने दिए हैं। कौन देगा BS6 नॉर्म्स? बिना मोबाइल पे सर्च करे बताएंगे। BS6 नॉर्म्स कौन देगा, या किसने दिए अभी अभी तक? अरे यार फिर ब्लैंक बैठ जाओ, कुछ भी बोल। भारत स्टेज नॉर्म्स, BS6 नॉर्म्स होते हैं भारत स्टेज नॉर्म्स। ये आपकी गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करते हैं कि गाड़ी कितना पोल्यूशन कर सकती है। ठीक है, जितना जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोल्यूशन की रेट कम होती जाएगी। ठीक है, उसको आपको गाड़ी का इंजन और रिफाइन करना पड़ेगा जिससे पोल्यूशन और कम हो। CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
कौन करता है इन्हें डिफाइन? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं करती है, इसे डिफाइन करता है सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो सेंट्रल सीपीसीबी है ये किस एक्ट में बनाया गया है? ये क्वेश्चन किस एक्ट में बनाया गया होगा? चलो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें से आप लोगों को बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1986। दूसरा ऑप्शन है एयर एक्ट 1981। तीसरा ऑप्शन है वाटर एक्ट 1974। चौथा ऑप्शन है आप लोगों का चौथा ऑप्शन पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 2018। तो आप बताइए कौन सा इसमें से होगा? ऑप्शन 4। कौन सा होगा इसमें से? सब अपना अपना बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, चलो राहुल का आ गया ऑप्शन 4। फर्स्ट ए, क्यों लग रहा है ये? भाई ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में नहीं है, ये आता है वाटर एक्ट में। यही होती है कंफ्यूजन। जब अब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, उनको पता है कि भाई भारत स्टेज 6 जो है उसके लिए नितिन गडकरी जी ने अभी क्या लॉन्च किया है? एक व्हीकल लॉन्च किया है, उसमें फ्लेक्स फ्यूल E20। तो आपसे E20 पे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये E20 क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग 20%, तो वो आप बता देंगे। जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं? ऐसे छुपे हुए। ये जो क्वेश्चन बनते हैं यही ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो छुपे हुए क्वेश्चन आपके सामने रख दिए जाते हैं, और फिर अपन इसमें क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज कि ये यार करंट का क्वेश्चन है कि ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन रिलेटेड किससे? करंट से। तो वो ऐसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। ये किस में बनता है? आप किस में बनाया गया था? सीपीसीबी बनाया गया था वाटर एक्ट 1974 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। इसका काम होता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं करना है, ऑल ओवर इंडिया में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम इनका होता है। और इसी वजह से इनने क्या नॉर्म्स दिए थे? भारत स्टेज नॉर्म्स दिए। 4 तक हम चले आए, फिर हमने 5 को स्किप किया, सीधा किस पे जंप लगाई? 6 पे। क्लियर है? नहीं, 2025 थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है। क्लास हो गई यार, अभी तो इकोनॉमी रह गई थी यार। चलो ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे। तो अभी टेस्टिंग चल रही है, कुछ व्हीकल्स बनाए गए हैं। हाँ हाँ, बना चुके हैं। मेरे पेट्रोल पंप पे भी आए थे ग्वालियर में, तो उनकी जो पेट्रोल है वो थोड़ी दिक्कत दे गई उन्हें। नॉर्मल गाड़ियों में हमने ट्राई कर बंद करते हैं। ठीक, एक मिनट।